नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम आरंभ करते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है बीए पार्ट थर्ड के लिए। अभी विशेष परीक्षा अभी आपके जो चल रही है उसमें प्रयोगवाद महत्वपूर्ण रूप से आ सकता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के बाद आने वाली जो काव्यधारा है उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है और विशेष रूप से अज्ञेय के नेतृत्व में माना जाता है इसे। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, नए नित नित उपयोग होते आए हैं। भाषा के तौर पर बात करें, शिल्प के तौर पर बात करें, भावों के तौर पर बात करें, लेकिन अज्ञेय के एक संपादन में एक ग्रंथ निकला है तार सप्तक, जिनमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया और वहीं से प्रयोगवाद का एक विधिवत हम आरंभ मानते हैं। प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस काव्य से मानते हैं क्योंकि अब तक जो प्रचलित कविताएं थी उसमें तो लीक से जुड़ी हुई कविताएं थी, लेकिन इस संग्रह में ऐसी कविताएं थी जो संवेदनाओं में, नए भावबोध में और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि समस्त प्रयोग में विश्वास रखते हैं और प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने अपनी ग्रंथ में करते हैं। इसको प्रयोगवादी रचनाएं कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। आरंभ करते हैं इस ढंग से। अगर हम बात करें कि प्रयोग का आरंभ, तो आधुनिक काव्य में प्रयोग का आरंभ निराला करते हैं। जैसे कि हम मुक्त छंद की कविताएं कह सकते हैं, उनकी तो उन्होंने निराला ने सबसे पहले प्रयोग किया था प्रयोगवाद का, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं था। लेकिन 1943 में अज्ञेय जी के संपादन में तार सप्तक के निकलने के बाद में प्रयोगवाद इस ढंग से चल पड़ा। तो देखिए, जैसा कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल है, उसमें एक समय अवधि हम बात करें तो 1900 से लेकर 1918 तक का समय कहलाता है द्विवेदी युग। 1918 से लेकर 1936 का युग कहलाता है हमारा छायावाद। उसके बाद में 36 से लेकर 43 तक का समय हम मान सकते हैं प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवाद को हम बिल्कुल एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। प्रगतिवाद चलता रहता है निरंतर। प्रगतिवाद का जो मूल स्वर है वो है शोषक और शोषित का वर्णन करना, और जिस ढंग से जो मार्क्सवाद है, तो ये जो भाव है कविता में, जो भाव है कि शोषित का समर्थन करना, शोषक का विरोध करना, ये भाव प्रयोगवाद में भी रहते हैं और आगे चलकर नई कविता में भी रहते हैं, लेकिन शिल्प के तौर पर नए प्रयोग किए जाने लगे थे प्रयोगवाद में। तो अब इसको हम आरंभ करते हैं। 1943 में जो संग्रह निकला था उसका नाम था तार सप्तक, और उसके बाद में 8 अगर और जोड़ते हैं, 1943 में 8 जोड़ने में 1951, 8 जोड़ने में बढ़ेगा आगे। 1951 में दूसरा सप्तक निकला था, जिसको हम दूसरा सप्तक कहते हैं। ठीक है, पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951 में एक और पुस्तक निकली, उसमें भी 7 कवि थे, तो उसका नाम था दूसरा सप्तक। और उसी ढंग से 8 और जोड़ते हैं तो 1959 में फिर से एक और निकलता है जिसका नाम होता है तीसरा सप्तक। और ये 3 सप्तक अज्ञेय के काल में निकले और ये पूरी तरह से प्रयोगवाद से संबंधित थे। अब एक और चौथा सप्तक भी निकलता है 1978 की हम बात करें तो एक चौथा सप्तक भी निकलता है, किंतु इसमें नई कविता के कवि बहुत अधिक थे, प्रयोग हो रहे थे निरंतर, लेकिन प्रयोगवाद में जो प्रमुख विशेषता थी वो इसमें अधिक देखने को नहीं मिलती है। और कई बार प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद और नई कविता में क्या फ़र्क है। तो प्रयोगवाद और नई कविता दोनों उस काव्यधारा की, प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद एक ऐसी काव्यधारा की प्रारंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। दोनों में बौद्धिकता है, नवीनता है, नए शिल्प का प्रयोग और आम आदमी का जो वर्णन है वो उन दोनों कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो आगे हम देखते तो इसमें निराला जी जो है वो छायावाद में है, निश्चित तौर से प्रगतिवाद की बात करते हैं और प्रयोगवाद भी चलते रहते हैं। तो तार सप्तक की जो मूल योजना है वो प्रभाकर माचवे ने रखी थी। प्रभाकर माचवे अपने मित्र गजानन माधव मुक्तिबोध के साथ मिले और फिर उसके बाद संपादक बनाया गया अज्ञेय जी को, और इस ढंग से इस तार सप्तक की योजना बनती है। अज्ञेय ने संपादित करके प्रकाशित करवाया और अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि कहा था कि हम राही नहीं हैं, हम हैं राहों के अन्वेषी, यानी नई नई राहों के हम खोज कर रहे हैं। तो प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, भाव, शिल्प, शैली, विषय सभी क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं और प्रयोगवादी कवियों ने कविता को नया शिल्प, नई भाषा, नए विषय, नए प्रतीक और नए उपमान प्रदान किए। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को अधिक महत्व था कि बुद्धि तत्व को अधिक महत्व देते हैं। किसी भी भावना को तो रखते हैं वो, लेकिन भावना के साथ में प्रश्न चिन्ह भी करते हैं, उस भावना को भी बौद्धिकता के तराजू पर तोलते हैं, तो बौद्धिकता को अधिक महत्व है। प्रयोगवादी कवियों की जो विशेष है वो जीवन की निराशा, कुंठा
अनास्था, जड़ता व संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। जीवन को सुखमय न बताते हुए जीवन को मानसिकता को काफ़ी इसमें प्रदर्शन किया गया है। जो अंतर्द्वंद्व है उसमें पीड़ा नहीं बताता कि उस अंतर्द्वंद्व का क्या कारण है, उसकी भी व्याख्या यहाँ पर की गई। प्रयोगवाद में कई अलग अलग नए नाम भी चलते हैं। जैसे हम बात करें तो प्रतीकवाद चला है, प्रपद्यवाद चला है, नकेनवाद, और नई कविता जो आगे चलकर विकसित रूप होती है। प्रपद्यवाद में मूल रूप से बात करें तो इसको हम नकेन भी कह सकते हैं, नकेनवाद, क्योंकि इसमें जो 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नलिन विलोचन का न, केसरी कुमार का के, और वापस नरेश मेहता का न, तो इस ढंग से नकेनवाद भी कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन तीनों को एक ही बात मानते हैं। तो प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नई कविता, तो जो आरंभिक अवस्था है वो कहलाता है प्रयोगवाद। फिर प्रयोगवाद जब अपने मतलब एक स्टेबल रूप में आ गया, एक स्थायी अवस्था में आ गया, तब उसको प्रपद्यवाद कहा गया, जो उसको नकेनवाद भी कह सकते हैं। और आगे चलकर जब विकसित रूप होता है तो उसे नई कविता कहा जाता है। आगे के संवाद में जैसे हमने बात की थी 4 सप्तक प्रकाशित, और इनका आपको एक थोड़ा सा थ्योरी बताई जाएगी, थोड़ा एक हिंट बताया जाएगा जिससे आप इन सबको याद कर पाएंगे। हर एक सप्तक में 7 कवि हैं, ठीक है। तो 7 कवि, तो पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, और इसको हम याद करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं जिसको हम कोड कह सकते हैं। कूट भाषा में एक शब्द है, 7 शब्दों का है, प्रभा गिरा गणेश। प्रभा गिरा गणेश एक थोड़ा अजीब होगा लेकिन फिर भी याद करने के हिसाब से ठीक है। प्रभा से एक और आपको बता दूं कि सप्तक में जो पहली रचना थी, पहला जो जैसे 7 कवि थे, जो सबसे पहले जो रचनाएं आती है वो थी गजानन माधव मुक्तिबोध शुरुआत करते हैं, और अंत की जो कविता है वो है अज्ञेय की। तो ये सूत्र जो है प्रभा गिरा गणेश, उससे शुरुआत करते तो प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। आपके लिए याद कर लिए प्रभा गिरा गणेश, तो उस ढंग से आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर पाएंगे, फैला पाएंगे, पल्लवन कर पाएंगे। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, वापस घ आएगा, घ से गजानन माधव मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद जैन, और वापस आता है श से आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। तो प्रभा गिरा गणेश इस पूरे, तो इस ढंग से स्पष्ट होता है पहले सप्तक के 7 कवि। अब हम बात करते हैं दूसरे सप्तक की। दूसरा सप्तक जैसा कि अपने बात की थी 1943 में, पहले सप्तक 8 जोड़ते हैं, ये एक तरह से याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा, 8 जोड़ते तो 1951। दूसरे सप्तक के कवियों का एक कोड है, शब्दन शहर कह सकते हैं, श भ ध न शहर, या फिर शहर भनशद, जो भी आप कहना चाहें। तो इसके जो कवि है वो इस ढंग से है, शमशेर बहादुर सिंह है, शहर जो किया है, शहर से शमशेर बहादुर, शमशेर, है से हरिनारायण व्यास, र से रघुवीर सहाय, और वापस आते हैं भवानी मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने गीत फरोश लिखा था, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर और धर्मवीर भारती। ये 7 कवि संघ से आते, और पहली बार किसी कवियत्री को स्थान दिया गया है, शकुंत माथुर इनका नाम है, शकुंत माथुर। तो इस ढंग से दूसरा सप्तक होता है। तीसरे सप्तक के लिए हम बात करेंगे। तीसरा सप्तक 1951 से 8 साल और जोड़ते हैं तो 1959 में, और 7 कवि उसी ढंग से। और इसके जो संकलित कवि है उसके लिए एक सूत्र हम कर सकते हैं कि कुकी के प्रमविस। तो उसकी बात करें तो कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, प्रयाग नारायण तिवारी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि होते हैं, इसमें कीर्ति चौधरी महिला है। और उसी ढंग से बात करें तो जो चौथा जो सप्तक है, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी, और इसके जो 7 कवि है उसके लिए एक फॉर्मूला हम कर सकते हैं कि अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र किशोर के साथ स्वदेश में सुमन खिलाया। तो अगर हम बात करें तो अवध से अवधेश कुमार हो जाते हैं, राजकुमार से राजकुमार कुंभज हो जाते हैं, श्री राम से श्री राम वर्मा हो जाते हैं। अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र किशोर के साथ, में राजेंद्र किशोर हो जाते हैं, और पीछे का जो किशोर है उसके साथ में नंद किशोर हो जाते हैं। स्वदेश में स्वदेश भारती हो जाते हैं, और सुमन से सुमन राजे हो जाते हैं। इसमें जो विशेष है वो है नंद किशोर आचार्य, बीकानेर राजस्थान के निवासी है। और बात करते हैं प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद का जो विकसित रूप है वो नई कविता कहलाता है। चौथे सप्तक के जो कवि है वो प्रयोगवादी कम, और जबकि नई कविता के कवि अधिक है। और नई कविता के कुछ प्रमुख हस्ताक्षर है ये,
जिसमें कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सारे नाम आते हैं। और इनमें कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान विशेष रूप से रहा है, जिसमें हम बात करेंगे नई कविता को जिसने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। प्रतीक जो अज्ञेय के संपादक में ही प्रकाशित हुई थी और जगदीश गुप्त के संपादन में प्रकाशित होती है 1954 से नई कविता। और कुछ पत्रिकाएं और भी है जैसे निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि पत्रिकाएं। तो इस ढंग से ये प्रयोगवाद होता है। प्रयोगवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करें कि कुछ कवि हम बात करें तो अज्ञेय इनके प्रमुख कवि हैं। और जैसे हम देखें तो अज्ञेय का बहुत हर विधा के अंदर उन्होंने लिखा है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जितना लंबा नाम है उतनी ही लंबी इनकी सूची है जो इन्होंने रचनाएं प्रकाशित हुई है इनकी। सामान्य परिचय हम इस ढंग से देख सकते हैं। ये जो PDF है आपको इस वीडियो के डिटेल्स में मिल जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक मिलेगा, लिंक से क्लिक करके आप ये प्रयोगवाद का पूरा वीडियो, पूरा जो PDF है वो आपको मिल सकता है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में। और असाध्य वीणा इनकी लंबी कविता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है उनको 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए। तो ये कवि है जो आपको PDF में मिल जाएंगे। हम बात करेंगे अब प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं के विषय में, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। इस ढंग से प्रश्न आ सकते हैं। तो बात करते हैं हम। ये देखिए अन्य रचनाकार, जिसमें सारे प्रयोगवादी और नई कविता को मिक्स कर सकते हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है? तो प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, सबसे पहले हम बात करते हैं नवीनता की। नवीनता इसमें पहली प्रवृत्ति है। नए जो प्रयोगवाद है उसमें नयापन है। भाव, विषय वस्तु, शिल्प, सभी दृष्टियों से ये एकदम जो अब तक परंपरा चलती आ रही उससे एक अलग ही कविता है। अज्ञेय ने इसी कारण से नए कवि, ये जो कवि थे उनको नई राहों के अन्वेषी कहा है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति ऐसा आकर्षण है, ऐसा कुछ नया कहने के लिए बाध्य किया है जो पुरानी कविता में नहीं था। तो जैसे कि एक उदाहरण में देखें, पंक्तियाँ हैं कुछ। आओ हम उस अतीत को भूलें, मतलब पुराना सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं ये कवि। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज के अपनी रग रग के अंतर को छू लें। ये नवीनता का आग्रह है इसमें। नवीनता की इस आग्रह के कारण ही नई कविता में नए नए विषय जोड़े गए हैं। जैसे पहली जो कविताएं हुआ करती थी उसमें विषय हुआ करता था कि नारी सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसके अंदर जो विषय रखा गया है, इसके अंदर जो फर्श है, पत्ते हैं, पत्ते जो गिरते हैं, चाय की प्याली हो गई, पकौड़ी हो गई, बाथरूम हो गया, इस प्रकार के जो विषय रखे गए हैं। दूसरी जो खास बात करते हैं विशेषता इसके अंदर है बौद्धिकता। प्रयोगवाद में बौद्धिकता एक प्रमुख बिंदु आता है। परंपरागत कविता में जहाँ पर भावना की प्रधानता है, वहीं पर नई कविता में बौद्धिकता का विशेष प्राधान्यता है। और आज का जो कवि है, प्रयोगवादी जो कवि है, भावनाओं के केस छोड़कर बुद्धि की दुर्ग में बैठकर शब्दों को ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। भावना तो है यहाँ पर, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह के साथ में कि ये जो भावना है वो कहाँ तक है। तो इसमें इन कविताओं में रागात्मकता का जरूर ह्रास हुआ, लेकिन विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती, ये जो कविता है, नई कविता की बात करें, प्रयोगवाद की बात करें, उसमें इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक है कि डॉक्टर देवराज कहते हैं, मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी ये तर्क शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाँप रही। डॉक्टर देवराज। तीसरी जो विशेषता आती है वो आती है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता यानी कवि का कविता में स्वयं का जो जीवन है उसको व्यक्त करना, उसके बारे में लिखना। तो इसकी प्रमुख विशेषता है अतिशय वैयक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाकर, यदि कोई अनहोनी बात तो नहीं की है वैसे, लेकिन फिर भी बहुत अधिक इसको अभिव्यक्त किया है। बिल्कुल जो साधारण बातें उनको भी लिखता है। जैसे भारत भूषण की ये जो पंक्तियाँ वो इस ढंग से, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। और कवियों की जो अपने जो विक्षोभ थी, निराशा थी, कुंठा, सफलता असफलता,
उसको भी काव्य में बद्ध करके प्रयोगवादी कवि लिखते हैं। एक जो सबसे खास बात आती है, क्षणबोध की बात आती है। क्षणबोध का तात्पर्य होगा, जो चौथा बिंदु है, विशेषता है। क्षणबोध का तात्पर्य ये कि जो पल जिया जा रहा है उसी पल में जिया जाए, उसके पूरे आनंद के साथ में जिया जाए, तो उसको हम क्षणबोध कहते हैं। तो ये जो नया कवि है वो क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है। उसे कल का विश्वास नहीं है, भविष्य का भरोसा नहीं है, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझ कर पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। तो कुछ एक पंक्तियाँ हैं, मतलब अज्ञेय की पंक्तियाँ जो हम देखेंगे इसमें। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छूलें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। और इसी ढंग से आपने कविता देखी होगी, एक बूंद सागर से उछली सहसा, और क्षण भर में ही वो सूर्य के आलोक से महक गई, पूरा रंगत देख ली उसने सिर्फ एक क्षण भर में। अगली जो बात आती है वो है भोगवाद व वासना। इसको प्रयोगवाद की हम एक आलोचना के तौर पर भी ले सकते हैं कि जो मूल शब्द वासना है, और इससे किस ढंग से लेते हैं वो देखिए। नई कविता और प्रयोगवाद में भोग और वासना के स्वर विद्यमान है, और कभी कभी तो प्रतीकों का इस ढंग से चित्रण किया गया कि ये जो दूषित मनोवृत्तियाँ लगने लगती हैं, जैसे कि अज्ञेय ने ही एक जगह पर लिखा है, वासना के पंख सी फैली हुई थी, धारित्री सत्य सी निर्लज नंगी और समर्पित। तो अज्ञेय जी ये कहते भी है कि आधुनिक युग का जो साधारण व्यक्ति है वो यौन संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है, और ये कुंठाई काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। अज्ञेय का लिखना एक जगह, आहा मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो यथा वासना को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो है यथार्थवाद। जो नया कवि है वो यथार्थवादी कवि है, सपनों में नहीं डूबता, कल में नहीं डूबता, जो बीत चुका उसमें नहीं डूबता। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये कविताएं विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों की अग्रांकित पंक्तियाँ जीवन के यथार्थ चित्र को प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि भय, घृणा, प्रतिस्पर्धा, सब कुछ यथार्थवादी। प्रेमचंद की जो रचनाएं थी वो भी यथार्थवादी होने के कारण थोड़ी अंत में जाते जाते पूरी तरह से, जिसको हम विभत्स कह सकते हैं, वास्तविक रूप कह सकते हैं, वही यथार्थ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि जगदीश गुप्त लिखते हैं, इस युग के सिया राम क्षुदा काम, मानव के तिमिरग्रस्त चिंतन के भानु इंदु, यंत्र बाहु, यंत्र चरण, यंत्र हृदय, यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित, केवल इच्छा है अनियंत्रित। तो यांत्रिक सभ्यता जो यथार्थ का है वो इसमें कहा गया है। अन्य विशेषता में आधुनिकता बोध है, आधुनिक मानव में क्या यातना है, त्रास है, कुंठा है, वो सब कुछ व्यक्त करते हैं। और दुख जीवन का कटु सत्य, इसको भी स्वीकार करते हैं। अज्ञेय कहते हैं यहाँ पर कि दुख सबको मांजता है, और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांजता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इस ढंग से अज्ञेय दुख का महत्व बताते हैं, और ये युग बोध इसको हम कह सकते हैं। और अगली जो हम विशेषता देखेंगे वो प्रणयानुभूति है। प्रणय भावना का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया जाता है। और जैसे वो लिखते हैं अज्ञेय, क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो इस ढंग से प्रेम को भी अपने ही शब्दों में व्यक्त करते हैं। जो पारंपरिक उपमान थे उससे इतर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रेम को वो अभिव्यक्त करते हैं। तो गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं इसमें, अब सूनी पलकों पर उतरा यही तुम्हारा सस्मित आनंद, ये काली सलज्ज सी आंखें, भटकी भोली सी नत चितवन। प्रेम और श्रृंगार का भी अपना ही रूप अभिव्यक्त करते हैं। और अगली हम विशेषता देखते हैं कि ये जो शिल्प योजना की बात करते हैं, शिल्प योजना पूरी तरह से अलग है इनकी। नए नए प्रतीक काम में लिए जाते हैं शिल्प योजना के तहत। तो उसके अंदर अज्ञेय का मानना है कि जो पुराने जो अब तक उपमान काम में लिए जा रहे थे वो पूरी तरह से चूक चुके हैं, अब बिल्कुल नए उपमानों का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या कहते हैं अज्ञेय अपनी कलगी वज्रे की कविता में कहते हैं, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी बार बार इन प्रतीकों का, उपमानों का प्रयोग इतना हो गया पुरानी कविता की अब ये जो इनमें जो भाव थी वो समाप्त हो चुकी है। देखिए कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आपके सामने।
प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ये प्रयोगवादी रचना है। तो इसके अंदर कहा प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए सी चुप है। किसी महिला का वर्णन किया जा रहा है तो ऐसे उपमान काम में लिए जा रहे कि उसको ऑपरेशन थिएटर, काम सब कुछ करती है, वो मन में सब कुछ चलता रहता है लेकिन फिर भी चुप है। तो तुम्हारा छल छलाता प्रखर निर्मल प्यार छिछली नदी सा। और एक और है उदाहरण, उड़ता रही चिड़िया सरीका यह तुम्हारा श्वेत आंचल। और कई और प्रयोग है, बिंब विधान की दृष्टि से है। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से जैसे हंस दिया हो। और वचनदेव कुमार का लिखना है, यह जिंदगी जैसे बम्बई मेल की तीव्र रफ्तार हो। ये देखिए खूबसूरती से नई शिल्प योजना का प्रयोग करते हैं पूरी तरह से। और नई कविता में मुक्त छंद का प्रयोग भी पूरा गया है, जैसे निराला ने आरंभ किया था उसी मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। कविता गद्यात्मक जरूर बन गई इससे, लेकिन उसमें भाव और लय का अभाव नहीं है जो निरंतर बना हुआ है। आगे कहते हैं इसमें, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर हो गई पत्ती। हम अनुमान कर सकते हैं कि चिड़िया किसी डाली से उड़ती होती है, कैसी डाली कांपने लगती है और वापस स्थिर हो जाती है। एक कल्पना और एक जो भाव है वो निश्चित तौर से इसमें बना हुआ है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयोगवाद है, नई कविता है, वो हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण है, किंतु नई कविता और प्रयोगवाद के नाम पर कई उलझुल शब्दों को इकट्ठा कर देना और इतना दुरूह बना देना कि इस बात ही समझ में ना आए, ये थोड़ी सी अजीब लगता है। जैसे कि एक कविता लिखी गई थी, बात सीधी थी मगर लेकिन शब्दों के जाल में फंसती गई। तो कविता को कठिन बनाना कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके कुछ दोष भी है, जैसे अति बौद्धिकता, इतनी ज़्यादा बौद्धिकता कि आम आदमी नहीं समझ पाए, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण आदि, ये इसका दोष के रूप में भी हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन फिर भी नए मानव की भावनाओं को अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवाद नई कविता पूरी तरह से सफल होती है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका ये जो चैप्टर है प्रयोगवाद वो इसमें स्पष्ट होता है। विशेषताओं संबंधी प्रश्न आया जा सकता है और जो कुछ बोला गया तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो प्रयोगवाद के संबंध में तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि आपके मित्रों को भी फ़ायदा मिल सके। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत।